मंच पर बैठे सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी को सादर नमस्कार। साथियों, दशा और दिशा पे बात करने का मुझे अवसर दिया। दशा क्या है भारत की, और मैं भारत की वास्तविक दशा की ओर आपको ले जाना चाहूंगा। दशा ये है हमारे देश की आज कि एक किसान प्रतिदिन 27 रुपये खेती से कमाता है और उसी देश में एक दूसरा व्यक्ति गौतम अडानी एक दिन में 1002 करोड़ रुपए कमाता है। ये दशा है। दशा ये है कि जो अर्थव्यवस्था 9% एवरेज ग्रो कर रही थी 2011, 12, 13 में, वो अर्थव्यवस्था आज या तो नेगेटिव में चल रही है या लो बेस पे काम कर रही है। दशा ये है हमारे देश की आज कि जो 2019 की हमारी अर्थव्यवस्था की साइज थी, आज हम उसके ऊपर भी नहीं है अभी तक। दशा ये है हमारे देश की कि जो बेरोजगारी दर 2012 में 2% थी, वो आज कॉन्स्टेंटली 7.5 से 8% हो गई। और ये सूट करता है सरकार को। ये इनको इससे परेशानी नहीं है, ये सरकार को सूट करता है, क्योंकि जब ऐसी दशा होती है तो आपको कब्रिस्तान और शमशान के कंपैरिजन के सुनने वाले लोग ज्यादा मिल जाते हैं। जब ऐसी दशा होती है तो आपको जिन्ना के ऊपर भाषण सुनने वाले लोग ज्यादा मिल जाते हैं। जब ऐसी दशा होती है तो आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बात में किसी का इंटरेस्ट नहीं रहता, हॉस्पिटल के बात में किसी का इंटरेस्ट नहीं रहता। इंटरेस्ट इस बात में रहता है कि कैसे किसी कौम को दूसरी कौम से लड़ा दिया जाए। मैं अभी अपनी बात का इंतजार कर रहा था तो हमारे इष्ट देव भगवान श्री हनुमान की बात की। दशा ये है देश की कि हमारे देश के जो सत्ताधारी लोग हैं, जिन्होंने भगवा वस्त्र भी पहन रखा है, वो भगवान श्री हनुमान की जातियां बताते घूमते हैं। ये दशा है। और अब दिशा क्या है? दिशा ये है कि हमें इस देश को डबल डिजिट ग्रोथ पे ले जाना है। हमें इस देश को वापस उस लेवल पे ले जाना है जहां पर लोगों को रोजगार मिले, जहां पे समृद्धि वापस आए। ये 2.5%, 3% की जीडीपी ग्रोथ के लिए हमारा जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते थे, उसको आपने डेमोग्राफिक डिजास्टर बना दिया। बहुत बात होती थी हमारे देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड की, फक्र होता था हमें भी कहते हुए कि 65% जो हमारे देश की आबादी है वो 35 वर्ष से कम आयु की है, पर आपने उस आयु को डेमोग्राफिक डिविडेंड से डेमोग्राफिक डिजास्टर बना दिया। आज रूरल डिमांड अपने लोवेस्ट लेवल पर। कई बार हमसे पूछा जाता है और मैं पूछता हूं, जब मैं ये सवाल पूछता हूं कि भाई एमएसपी देने से, किसानों को एमएसपी देने से कौन सा मार्केट खराब हो जाएगा? आपको तो जो फसल खरीदनी आप खरीदिए, पर एक मार्केट खराब हो जाएगा। वो मार्केट है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। जब आप एक किसान को एमएसपी दोगे तो आपके जो इष्ट मित्र हैं वो 50% कम दाम से किसान से एमएसपी नहीं खरीद पाएंगे, तो वो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा नहीं देंगे। वो मार्केट खराब हो जाएगा और कोई मार्केट खराब नहीं होगा। बाकी तो जो सरकार खरीद रही है वो तो खरीद ही रही है। सरकार को सारा धान अनाज थोड़ी खरीदना है। सरकार को तो जो अपने लिए जो सरकार के जो गोदाम है उसके लिए खरीदना है। बाकी आप क्यों बाध्य नहीं कर सकते कि कोई भी व्यक्ति देश में एमएसपी से कम खरीदेगा तो वो लीगली ऑफेंडिंग होगा? क्यों नहीं लिखा जा सकता? मुझसे पूछा जाता है कि भाई आपने क्यों नहीं किया, तो मैं जवाब देता हूं कि 2000 से पहले इंटरनेट पे ईमेल नहीं करते थे। आज क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूं। पहले दिल्ली से जयपुर आने में मुझे 12 घंटे लगते थे, आज 5 घंटे में पहुंचता हूं। तो मैं क्या दिल्ली आके खड़ा हो जाऊं 7 घंटे कि मैं नहीं जाऊंगा 12 घंटे से पहले? क्योंकि पहले मेरे पिता तो 12 घंटे में ही पहुंचते थे, तो मैं नहीं पहुंचूंगा 12 घंटे में। ये जो तर्क है, इस तर्क में मेरिट नहीं है, इस तर्क में इसका कोई आधार नहीं है। पहले रूरल डिमांड थी, ग्रामीण क्षेत्रों में मांग थी। आज ग्रामीण क्षेत्रों की मांग आपने निम्नतम लेवल पर कर दी। और मैं साथियों, एक अर्थशास्त्री होने के नाते एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अगर आप किसान को एमएसपी दोगे
तो देश वापस 10% की जीडीपी ग्रोथ तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि जैसे ही रूरल सेक्टर की डिमांड आप रिवाइव करोगे, वहां पे उस डिमांड को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को सप्लाई देनी पड़ेगी, रोजगार का सृजन होगा, नई एक जीडीपी बनेगी। आप उनको एमएसपी से महरूम रखोगे तो वापस जो 3-4% जिसको मैं कहता हूं, जिसका भारत का युवा वो डिजर्व नहीं करता। भारत का युवा 10% डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ को डिजर्व करता है। आप उनको 3 से 4% क्यों देना चाहते हो? आप ऐसा क्यों करना चाहते हो कि पिछले एक साल में 97% भारतीयों की आय घटी, सिर्फ 3% की बढ़ी, और आप कह रहे हो हमने रिकवरी कर ली। आप रिकवरी करोगे कैसे जब तक रूरल सेक्टर की डिमांड रिवाइव नहीं होगी? आज हालात ये है कि मात्र 8 महीने हुए इस वित्तीय वर्ष को, 9 महीने हुए वित्तीय वर्ष को कंप्लीट हुए। इन 9 महीने में 31 जो हमारे देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से 24 राज्यों में मनरेगा का बजट खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है। और आप जब रोजगार नहीं है, काम नहीं है, उस समय आप वहां पे चर्चा करते हो जिन्ना, उस समय आप चर्चा करते हो शमशान और कब्रिस्तान की। मैं चुनौती देता हूं, एक बार एक ऐसी योजना ये लोग बताएं जो पिछले 7 सालों में इन्होंने कंसीव की हो, मतलब जो इनकी ब्रेन चाइल्ड और जिसको एग्जीक्यूट कर दिया, एक योजना बताएं। एक भी और ऐसी योजना नहीं। भारत सरकार का और एक भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी राज्य सरकारें हैं, उनका एक ही मॉडल है, अगले दिन सुबह अखबार की हेडलाइन क्या होगी, बस ये सोचना। शाम को 4 से 9 बजे तक का टीवी में बहस किस मुद्दे पे होगी, बस ये 2 काम करने। पर मैं आपको बताता हूं कि देश का युवा, विशेषकर जो 18 से 35 वर्ष की आयु के लोग हैं, वो इनसे ऊब चुके हैं, क्योंकि ऑप्टिक्स डजंट मेक एनी सब्सटेंस। जब ऑप्टिक्स फ्रंट सीट ले लेती है तो सब्सटेंस बैक सीट ले लेता, और देश का गवर्नेंस उस कार को ही छोड़ देता है, जैसा मौजूदा सरकार में हो रहा है। आप सिर्फ ऑप्टिक्स में काम करते हो। आपको यह बताना कल क्या करना है, कल कैसे न्यूज में रहना है। कभी बोलते हैं हवाई अड्डा दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कर दिया, पता चला वहां चीन की तस्वीरें डाल दी। और मैं तो उनसे कहता हूं कि भाई दुनिया का क्या, मैं ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा मान लूंगा, पहले गंगा जल लेके एक सौगंध खाओ कि इस हवाई अड्डे को अगले 2 साल में बेचोगे। मैं तो इसको ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा मानता हूं। पर आप सिर्फ ऑप्टिक्स पे काम करते, आप सब्सटेंस पे काम नहीं करते। आप सब, और जब भी कोई मांग करता है, भले वो युवा हो, भले वो किसान हो, भले वो महिलाएं हो, भले वो सिविल राइट एक्टिविस्ट हो, भले वो एजुकेशन के हमारे एजुकेशनलिस्ट हो, आप सिर्फ नामकरण। अभी जैसा पुष्पेंद्र जी ने बताया, मैं 2-3 नाम और ऐड कर देता हूं, उनकी लिस्ट में वो छूट गए। हलुए, महुआली, कैनेडियन एजेंट, ये छूट गए। और ये किसने गए? भारत सरकार के मंत्रियों ने। महुआली बोला किसानों को, भारत सरकार की मंत्री ने, और किसी ने उस पर ऐतराज नहीं किया। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आग लग जाती है, जब प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं, पर किसानों को ठलुआ बोलते, महुआली बोलते, उनका ट्वीट नहीं करता। सोमालिया में अगर कोई भूखमरी से 5 लोग मर जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी फेसबुक पोस्ट कर देते हैं, पर यहाँ 750 किसान दिल्ली के बॉर्डर पे जिनका स्वर्गवास हो गया, प्रधानमंत्री जी क्या, उनके ऑफिस से क्या, उनके मंत्रिमंडल से क्या, उनकी पार्टी से क्या, एक पार्षद तक का सहानुभूति का ट्वीट नहीं आया। ये इनका मॉडल है, क्योंकि उनको डिफेम करना। अभी पुष्पेंद्र जी मेरे को काफी बातें बताए थे। पुष्पेंद्र जी अभी नया क्या आपको पता है? आंदोलन खत्म हो गया। आप टीवी चला के देखिए, आंदोलन तो खत्म, या 4 तारीख को खत्म हो जाए, या 7 तारीख को खत्म हो जाए, या इस फलाना आदमी को, पुष्पेंद्र जी को उसमें नहीं डाला, इसका मतलब पुष्पेंद्र जी भाग गए। कोई नहीं भागने वाला है, क्योंकि जो भी ये इश्यूज हैं, जो भी ये गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये किसी के राजनीति से प्रेरित नहीं है। ये रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नेशन, ये रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशन है कि शिक्षक अपनी सैलरी के लिए आज धरना देके बाहर बैठे हैं। ये रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशन हो चुकी है कि देश में बेरोजगारी की दर
10 राज्यों में, 10 बड़े राज्यों में 10% से ज्यादा। और मतलब अर्थात क्या कि जितने लोग अभी रोजगार में हैं उससे 10% से ज्यादा रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। तो ऐसा क्यों हुआ, ये सोचने वाली बात है साथियों। मैं यहाँ पे कोई कांग्रेस, बीजेपी या कोई और मॉडल की बात नहीं कर रहा, पर एक बात जरूर बोलूंगा कि जो बेरोजगारी की दर 2% थी 2012 में, 2013 में वो आज 8% पर क्यों? ऐसा क्या हुआ कि जो जीडीपी ग्रोथ की रेट 2016 में, जो वर्तमान सरकार में बता रहा हूं 8.5% थी, वो आज कोरोना के पहले 4.3% पर क्यों आई? और कोरोना के बाद तो क्या हुआ आपने देखा, जो रोज नए वेरिएंट आते हैं, ये जो वेरिएंट आते हैं, ये एक मेडिकल इमरजेंसी तो है पर इकोनॉमिक इमरजेंसी भी उतनी है। और इकोनॉमिक इमरजेंसी का आपने नतीजा देख लिया। आज हिंदुस्तान पहली बार, मैंने नहीं देखा, मैं भी अर्थशास्त्री हूं, मैंने हिंदुस्तान को कभी हंगर इंडेक्स में सोमालिया के साथ खड़े नहीं देखा। आज हिंदुस्तान सोमालिया के साथ खड़ा है। आज हिंदुस्तान ऐसे देशों के साथ हंगर इंडेक्स में खड़ा है जो कि दुनिया के सब निम्नतम लेवल पर है हंगर इंडेक्स। तो मेरा ये कहना है कि दशा तो ये है, और 2 मिनट में दिशा की बात करूं। दिशा ये है कि हमें रूरल डिमांड को रिवाइव करना है। रूरल डिमांड को रिवाइव करने के लिए सबसे सही और सफल मॉडल है कि आप एमएसपी को लीगल राइट दीजिए। आप एक तरफ तो 25,000 रुपए प्रति एकड़ की आपकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ा देते हो और 6,000 रुपए प्रति वर्ष एक किसान को देते हो, तो इफेक्टिवली तो अभी -19,000 हो गया। ये सबसे नहीं चलेगा। आप लोगों को उनकी फसल का वाजिब दाम देने का काम आपको करना पड़ेगा। रूरल डिमांड से इकोनॉमी रिवाइव होगी, इकोनॉमी से जीडीपी रिवाइव होगी, जीडीपी से नई मांग के लिए नया पूर्ति होगी, नई पूर्ति के लिए नए रोजगार का सृजन होगा, और इस साइकिल से हम जीडीपी को वापस रिवाइव कर सकते हैं। साथियों, मेरे को एक चिट मिली, जनाब बस, तो मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा क्योंकि बहुत मैं समझ सकता हूं, मैं समझता हूं। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698 242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com